नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। NH 24/7 पर आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं अंचल आंचल की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें, आपके शहर की खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने रेलवे को लेकर एक बयान दिया है। कानूनगो ने कहा है कि रेलवे जिन मीट आइटम्स की बिक्री करता है उसके बारे में स्पष्ट किया जाए कि मांस किस प्रक्रिया के साथ तैयार हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश में कई लोग हलाल मांस नहीं खाते हैं। रेलवे को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले भी रेलवे को इस बाबत नोटिस जारी किया था, लेकिन रेलवे की तरफ से संतुष्टि नहीं मिली, कोई जवाब ऐसा नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। इस कारण से दोबारा से नोटिस भेजा है। हमने तत्संबंध में रेलवे को नोटिस किया। रेलवे ने हमको समय की सीमा के अंतर्गत जवाब दिया, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, रेलवे के प्रयास को अप्रिशिएट करता हूं। परंतु रेलवे के जवाब में उन्होंने हमको ये बताया है कि उनके यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की बाध्यता नहीं है और वो FSSAI के स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। उनके जवाब के अवलोकन से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नोटिस की प्रश्न था उसको समझने में कोई चूक है। हमने दोबारा नोटिस किया है। बालोद के दुधली में आयोजित हुए राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन तो खत्म हो गया है, लेकिन टेंडर और टॉयलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट्स गाइड्स के राज्य आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया, मामला सिर्फ अफवाहों का है। अब तक किसी का कोई भी भुगतान नहीं हुआ, जो हुआ वो टेंडर के माध्यम से हुआ है। तो राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में फिर से विवाद हो रहा है। इस बार टेंडर और टॉयलेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारत स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला सिर्फ अफवाह है, टेंडर के माध्यम से भुगतान किया गया था, ये उनका कहना है। मेरा ऐसे कहना है, आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ, जम्बूरी के बाद जितने भी कार्यक्रम होंगे जो भारत स्काउट गाइड में जरूर कह दूंगा, सार्वजनिक रूप से आप सबके समक्ष रखेंगे कि इसको क्या पेमेंट हुआ है, किसको क्या नहीं हुआ है, कितना वर्क ऑर्डर हुआ है, सब प्रकार की चीज आपके सामने प्रस्तुत आयोजन के बाद कर देंगे, जिससे दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। देखिए, सभी बेबुनियाद बात है, अफवाहें हैं। किसी प्रकार का किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। जिले की क्रय समिति बनी हुई है, सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगा किसी का। फूड का मेन्यू सेट था, लगातार फूड अच्छा मिल रहा था। मैं भी फूड स्टॉलों में गया, फूड की कोई शिकायत नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि जिले की मूल्यांकन अधिकारी होगा, वो मूल्यांकन करेगा, उसके बाद ही किसी पेमेंट होगा। अभी तक किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होगा। इस तरह का कहना जो प्रश्न में आया है वो पूरी तरह से भ्रामक है, अफवाह है। हमने देखा है, हम यहाँ पर जम्बूरी चालू होने के 5 दिन पहले से यहाँ पर थे। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। राष्ट्रीय रोवर जम्बूरी खत्म हो चुका है। 5 दिन तक चले रोवर जम्बूरी के बाद में जो है, जो अन्य राज्य से जो बच्चे आए थे उनके जाने का, रोवर रेंजर उनके जाने का सिलसिला चालू है। हम जिस बस में मौजूद है वो कर्नाटक की बस है। कर्नाटक के बच्चे जो है वापस जा रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि 5 दिन का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 5 दिन तक आप लोग यहाँ थे, खाना, फूड, टॉयलेट, रहने की व्यवस्था, जो टेंट वगैरह था, ओवरऑल कैसा रहा यहाँ सब कुछ? सर ओवरऑल ठीक है। हम इसका डिफरेंट स्टाइल ऑफ फूड्स एंड ट्रेडिशंस, कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट लिटरली वी आर फ्रॉम साउथ इंडियन, राइट। हमको थोड़ी सी एक्सपीरियंस लगा कि फूड है ना, फूड का मेन्यू थोड़ा बदलना चाहिए था, क्योंकि डेली सेम रूटीन है ना, दाल चावल पूरी। इसके अलावा हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल फूड भी हम देखा था। ओवरऑल जम्बूरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 5 दिन कैसा रहा? सब्जी देयर इज 3 ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड है ना। ये मैं बी ग्रेड दिया ना। सर, टॉयलेट की बात करूं, उनकी व्यवस्थाएं कैसी थी? टॉयलेट हमारा जेंट्स का टॉयलेट बहुत प्रॉब्लम होगा, बार बार टूट गया, नल प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, इवन तो वो व्यवस्था करेगा। चलिए, ओवरऑल व्यवस्थाएं जो थी वो ओवरऑल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इनका कहना है थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि ये साउथ से है और कल्चर और फूड में कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, खाने पीने में ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ओवरऑल 5 दिन की जम्बूरी इनकी बहुत अच्छी रही और ये कर्नाटक के लोग थे हमारे साथ में और बहुत इनको अच्छा लगा। NH 24/7 के लिए बालोद से राहुल गुजरा।
इधर छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने संघ की सराहना की और कहा कि अगर आरएसएस ना होता भारत में तो आज हिंदू नहीं बचा होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया बागेश्वर बाबा ने और कहा चेतावनी देते हुए कि अगर हिंदू एकजुट नहीं होते तो आने वाले वक्त पर यहाँ पे बांग्लादेश की तरह हालात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने सनातनियों से जातिवाद को छोड़कर एक होने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और हिंदू संगठन के पदाधिकारी शामिल थे। हिंदू समाज जब तक अलग अलग रहेगा तब तक केवल एक जाति कहलाएगी। ये बर्मा है, ये शर्मा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। जब हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो अगर हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। सनातनियों से उन्होंने अपील की है कि जातिवाद को छोड़कर एक हो जाइए। आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस की तारीफ की, कहा कि अगर आरएसएस ना होता तो इतने हिंदू देश में ना बचते। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेशवासियों को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन देने के प्रयास में काफी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति 2026 लॉन्च कर दी। साथ ही विश्वास दिलाया कि सरकार एआई का इस्तेमाल शासन, उद्योग और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के तौर पर करेगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एआई आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन, तकनीक, प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक होंगे। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में, इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। इसके पहले उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया और अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया। थल सेना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले शूरवीरों को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जवानों की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी कि नियत निल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर DVCM के साथ कुल 52 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 21 महिलाएं हैं, 31 पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं और इन सभी पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सरेंडर करने वाले सभी 52 नक्सली फायरिंग, ID ब्लास्ट, आगजनी के साथ ही कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहे। तो कौन कौन से वो नक्सली हैं, बड़े कैडर के, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये जो नक्सली हैं 1 करोड़ 41 लाख रुपए का इन पर इनाम था। DVCM के ये मेंबर रहे हैं। नक्सलियों ने CRPF और DIG के सामने आत्मसमर्पण किया है। देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीनियर अधिकारी के सामने सभी ने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा में लौट आए और बंदूक छोड़ दी, अपने हथियार छोड़ दिए। तो 52 नक्सलियों का ये सरेंडर काफी बड़े सरेंडर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। करोड़ों रुपए का इन नक्सलियों के ऊपर इनाम था। 21 महिलाएं हैं और 31 पुरुष हैं। बीजापुर पुलिस और CRPF और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं
जो आर्म्ड कैडर हैं वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। साथ में सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नारी योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। बीजापुर हम की बात करें तो मोस्टली जो ऐसे एरिया जैसे जो या तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स में है या फिर जो नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है जहाँ सशस्त्र नक्सली अभी रहते हैं, और पिछले अगर 2 सालों की में तुलना करें तो लगभग 10% लगभग जो बचे हैं, जिनको हमें अभी खत्म करना है जो पहले की तुलना में। तो अभी भी कुछ आर्म्ड नक्सली हैं और ये छोटे छोटे फॉर्मेशंस में घूम रहे हैं, जिनको हमारे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में आगे उम्मीद है कि हम इनको सफाया कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों नशे का कारोबार तेजी के साथ फल और फूल रहा है, जिसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ताजा मामला इंदौर से देखने को मिला, जहां पे क्राइम ब्रांच ने 513 ग्राम एमडी ड्रग के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई है इंदौर में, रतलाम में और आगर मालवा में। तो ड्रग तस्कर जो कि इंदौर के हैं, उनके पास तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बता दें आपको कि बुधवार को रतलाम में भी कार्रवाई हुई थी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीच वाली, जहां पे 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की एमडी ड्रग बरामद हुई थी। इसी के तहत आगर मालवा में भी कार्रवाई हुई थी। आगर मालवा में एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। नर्सरी की आड़ में अवैध तौर पर एमडी ड्रग बनाने का काम आगर मालवा में किया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश की ये 3 तस्वीरें हैं जहां पे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, कहीं पर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इंदौर में 513 ग्राम एमडी ड्रग, 1 करोड़ कीमत। रतलाम से तस्वीरें जहां पे 20 करोड़ की ड्रग मिली 14 तारीख को, और 10 करोड़ की ड्रग आगर मालवा से बरामद हुई और एक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ। इधर इंदौर में होने वाले आगामी मुकाबले को लेकर शहर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें विशेष विमान से इंदौर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर क्रिकेट के फैंस की भारी भीड़ नजर आई। पारंपरिक अंदाज में नारों के साथ खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल तक ले जाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 18 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद होगा। ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम में मुकाबला होगा। होलकर में हल्ला बोल के लिए क्रिकेट के फैंस तैयार हैं। ग्राउंड हाई स्कोरिंग पिच के लिए काफी मशहूर है। आज दोनों ही टीमें मैदान पर नेट प्रैक्टिस करेंगी, पसीना बहाएंगी और मैच के पहले अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देंगी। बता दें आपको कि मैच को लेकर इंदौर के फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। स्टेडियम के सभी टिकट पहले ही बुक हो गए। न्यूजीलैंड की टीम उलटफेर की ताक में बैठी है, तो टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर दबदबा बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो इंदौर में क्रिकेट के प्रशंसकों में मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। जैसे ही टीमें वहां पर पहुंची हैं, जो फैंस थे काफी उत्साहित हो गए और जोरदार तरीके से एयरपोर्ट का जो नज़ारा था वो देखने को मिला है। उत्साह के साथ स्वागत खिलाड़ियों का हुआ है। तमाम खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आज प्रैक्टिस करेंगे और 18 तारीख को मुकाबला होगा। और इंदौर के बाद राजधानी रायपुर में भी क्रिकेट फैंस को मैच का बेसब्री से इंतजार है। 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का महा मुकाबला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुकाबले के लिए टिकटों की कीमतें तय हो गई हैं। तो क्या है कीमतें, ये भी हम आपको बता देते हैं। छात्रों को रियायत मिली है, सिर्फ 800 रुपए में टिकट मिलेगी। जो स्टैंड्स की टिकट है 2000 की होगी। लोअर सीटिंग की कीमत 2500 रुपए होगी और 3000 से लेकर 3500 रुपए तक होगी।
कॉर्पोरेट बॉक्स होगा, उसकी कीमत 25,000 रुपए तय की गई। टिकटों की बिक्री पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी। 15 जनवरी को रात 7:30 बजे से टिकट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आप जाके वेबसाइट के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ जो है डायरेक्टर उनके विजय शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। जनवरी को राजधानी रायपुर में T20 खेला जाएगा, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, और विजय शाह हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के। सर, इस बार किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? टिकट्स कब से मिलना शुरू होंगे? टिकट आज ही शाम के 7 बजे से लाइव हो जाएंगी। टिकट जिन्हीं जो हमारे टिकट पार्टनर हैं उनकी वेबसाइट पर आपको ये टिकटें मिलना चालू हो जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट डे से उसका रिडेम्पशन भी चालू हो जाएगा। व्यवस्थाएं सर इस बार किस तरीके से और लगभग प्राइसिंग कहां से स्टार्ट? जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है तो वो सिक्योरिटी जो कि मेन कंसर्न होता है, इस बार वहां पर हमने एक 45 लोगों की एक अलग टीम बनाई है जो हर गेट पे रहेंगे, हमारे सदस्य हैं वो लोग, और कोई भी जो है बिना टिकट एंट्री नहीं कर पाएगा। गेट हम 4 बजे से खोल देंगे और फर्स्ट इनिंग के बाद हम गेट बंद कर देंगे। उसके बाद अगर कोई नहीं आया तो फिर वो नहीं आ पाएगा। इसके अलावा टिकट की प्राइसिंग कहां से स्टार्ट है? टिकट की प्राइसिंग जैसे कि हम स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपये करते हैं, 800 रुपये से लेकर फिर जो प्रीमियम टिकटें हैं वो 25,000 रुपये तक की टिकट। तो 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्टूडेंट टिकट 800 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा बाकी टिकट्स की जो प्राइसिंग है 2,000, 2,500, 3,500, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और कॉर्पोरेट बॉक्स तक की टिकट इस बार अवेलेबल रहेगी। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसको देखते हुए फर्स्ट इनिंग के बाद किसी की भी एंट्री जो है वो मैच में नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास मैच का टिकट भी है तो आप 4 बजे से स्टेडियम पहुंच जाएं, एंट्री कर लें, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के बाद टिकट होने के बावजूद भी किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, Anesh 24/7 रायपुर। न्यायदानी बिलासपुर में लूटपाट और बढ़ते ऑनलाइन चाकू के इस्तेमाल ने पुलिस की नींदें उड़ा दी है और इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को बिलासपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करने वाले सभी बड़े गोदाम पर और लॉजिस्टिक सेंटर्स पर एक साथ दबिश दी गई है। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लू डॉट, मीशो और ब्लिंकिट जैसे जो नामचीन ब्रांड हैं उनके गोदाम की तलाशी ली गई। जांच के दौरान टीम को प्रतिबंधित बटनदार और कई घातक चाकू बरामद हुए। तारबहार, सिविल लाइन और सरकंडा के साथ ही चकरभाटा क्षेत्र में हुई कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने चाकू को जब्त किया और इनके खरीदारों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। सभी कंपनियों के प्रबंधकों को एसपी के दफ्तर में तलब किया गया। तब उनको 2 टूक चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन चाकू मंगवाना या फिर बेचना दोनों ही प्रतिबंधित है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वेयर हाउस में अगर हथियार पाए जाते हैं तो डिलीवरी बॉय ही नहीं, ग्राहक ही नहीं, बल्कि कंपनी के जो जिम्मेदार मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं जिसके यहाँ पे वेयर हाउस और गोदाम है, उनमें कल रेड किया गया था कि कहीं पे कोई अपराध में संलिप्त या अपराध करने के उद्देश्य से चाकू वाकू का कहीं पे डिलीवरी तो नहीं की जा रही है। तो वहां से कुछ जगहों पे चाकू मिली थी जिसको जब्त किया गया है। बाद में सभी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट के यहाँ पे जो मैनेजर्स थे उनको बुला के स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ऐसे वस्तु जो हैं जिससे किसी अपराध में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाकू छुरी, इनका डिलीवरी बिल्कुल ना किया जाए और अगर किया भी जाता है तो उससे संबंधित डेटा को हमसे शेयर किया जाए ताकि हम उसमें जांच कर सकें। और चलिए आपको इंदौर से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला बताते हैं। एक जैन साध्वी हैं जिनके बैंक खाते से 24 लाख रुपए गायब हो गए। हैरानी की बात तो है कि साध्वी के मोबाइल फोन पर ना ही कोई मैसेज मिला और धोखेबाजों ने पूरा खाता फिर भी साफ कर दिया। साध्वी का खाता एसबीआई के छिंदवाड़ा ब्रांच में है। यह पूरा खेल दरअसल 2022-2023 दिसंबर 2025 के दरमियान 22-23 दिसंबर 2025 के दरमियान हुआ। पीड़ित साध्वी के मुताबिक किसी को ओटीपी नहीं बताया, ना ही लिंक पर क्लिक किया, लेकिन फिर भी साइबर ठगों ने तकनीकी जाल बिछाया और एक के बाद एक करके ट्रांजैक्शन कर दिए। ये राशि 6 बार में 4 लाख रुपए तक निकाल ली गई। बैंक से कोई अलर्ट नहीं आना गंभीर प्रश्न खड़े करता है क्योंकि बैंक ने कोई मैसेज नहीं भेजा। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या सिस्टम फेल था? साइबर गैंग बैंकिंग सुरक्षा को क्या ध्वस्त कर चुके हैं? फिलहाल जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जिन एटीएम से रकम निकाल ली गई है उसकी जांच पुलिस कर रही है और एटीएम के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। ठगी का, साइबर ठगी का मामला सामने आया हुआ है जिसमें जैन साध्वी जी हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करके साइबर फ्रॉड करके 24 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। एसबीआई बैंक का उनका अकाउंट है और छिंदवाड़ा ब्रांच का है।
ओरछा वन क्षेत्र में वन विभाग ने सागौन तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। सिंहपुरा गांव से लाखों रुपए की सागौन लकड़ी को लेकर जा रही एक कार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। हालांकि वन विभाग की टीम को देखते ही कार में सवार 4 से 5 तस्कर अंधेरे का फायदा उठा के जंगल में भाग गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि वाहन के आगे कोई नंबर प्लेट नहीं थी, बल्कि उस पर आर्मी लिखा हुआ था। वन विभाग ने कार और सागौन लकड़ी को जब्त किया। इसके साथ ही फरार तस्करों की तलाश तेज कर दी। मौके पर एक अल्टो कार थी जिसको आनंद यादव और अजय यादव थे, उसमें पहचान की गई उनकी, वो लेके भागे। और पास में ही दूसरी गाड़ी थी जिसमें आगे आर्मी लिखा है और दिल्ली का नंबर है, उसमें 3333 है लास्ट में। उसमें 13 नंग सागौन की लट्ठा भरे हुए थे, बिल्कुल पैक थी गाड़ी, पूरी हुई थी। तो हम लोगों ने तुरंत उसको जब्त किया और उसमें आसपास तलाश की, लेकिन आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर नहीं मिल पाए। तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ये जो कार आप देख रहे हैं, इस पे आर्मी लिखा हुआ था, कोई नंबर प्लेट इस पे नहीं थी और आर्मी का स्टिकर लगा के आर्मी के नाम से सागौन की तस्करी की जा रही थी निवाड़ी में, जिस पर वन अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। कार को जब्त कर लिया है, लेकिन जो आरोपी थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अंधेरा था तो अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब साबित हुई है, लेकिन लकड़ी जरूर जब्त की गई है। जो आप देख पा रहे हैं, ये महंगी लकड़ियां बिकती हैं। सागौन और साल की लकड़ियां इतनी महंगी बिकती हैं कि लोग इसकी तस्करी करने लगे हैं। और निवाड़ी ओरछा में इस तरह की घटनाएं लगातार बीते दिनों भी देखने को मिली थी। मुखबिर की जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की। वन अमला और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब पहुंचा तो आर्मी की कार से सागौन की लकड़ी को जब्त किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसके साथ ही अंचल में भी फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए ज्योतिष समाधान। नमस्कार।